गर्मियों के मौसम में हो सकते हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं, कैसे इलाज की जरूरत है, ये हम जानें। इसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, गर्मी शिद्दत से पड़ रही है और जहां लोग गर्मी की चपेट में आ रहे हैं, लू जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में स्किन डिजीज भी बहुत होती है गर्मी के मौसम में। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं त्वचा संबंधी जो गर्मियों के मौसम में देखी जाती हैं? हाँ, जैसा आपने कहा कि इस बार खास करके झारखंड में, रांची में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी का दुष्प्रभाव त्वचा पर भी पड़ता है और बालों पर, क्योंकि हमारा एक्सपोजर होता है। तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सबसे बुरा प्रभाव डालती है हमारी त्वचा पर, स्किन पर, और उसका दुष्प्रभाव बालों पर भी पड़ता है, जिससे कि बाल ड्राइनेस हो जाती है उसमें। और साथ में हमें सबसे पहले बालों के लिए यही कहेंगे कि उसको हम कवर करके रखें, और जनरली हम तेल लगाने की सलाह नहीं देते, लेकिन इस मौसम में कहेंगे कोई भी कोकोनट ऑयल सिंपल जरूर लगाएं बालों में, और शैम्पू करने से 2 घंटा पहले तेल लगाएं। बालों को कवर करके रखें। अगर हेलमेट भी लगाते हैं तो भी एक छोटा पतला सा रुमाल से कवर कर लें और उसके बाद हेलमेट पहनें। दूसरी ये त्वचा के लिए सबसे बड़े है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो उसका दुष्प्रभाव सन टैन सबसे कॉमन है, और इसके अलावा सोलर डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। PMAE बीमारी है, जिसे स्किन में इरप्शन हो सकता है, इचिंग हो सकती है। तो उसके लिए हमें एक अच्छा सनस्क्रीन, अच्छा से तात्पर्य मेरा ये है कि जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 40 से एबव हो। 40 से नीचे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, लेकिन कई मार्केट में ऐसे सनस्क्रीन उपलब्ध हैं, अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, तो क्या मेडिकेटेड सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बेहतर होगा या आप किसी कंपनी का भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैं अन्य जो कंपनियां हैं उसके बारे में जो क्या दावा करती है उसका कोई आधार मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक फार्मास्यूटिकल कंपनियों का है, उनके पास एक डाटा होता है, इतने क्लिनिकल ट्रायल होता है, कितने पेशेंट को दिया गया, उसका इतना रिजल्ट मिला, तभी वो अप्रूव होती है, तभी वो मार्केट में लाती है। तो इसलिए हम श्योर होते हैं। दूसरे के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा है, न कह सकते खराब है, क्योंकि उनका कोई मेरे पास डाटा नहीं है। वो जो बोलती है उनको मान लिया जाए, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं कर सकता और कंडेम भी नहीं कर सकता। अगर उनका अच्छा अनुभव है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास, चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी आती है उनके पास एक डाटा होता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट वो मार्केट में ला सकती है कि इतना हमने डाला, इतना इसकी जहाँ क्लिनिकल ट्रायल हुई, और वक्त वो हम लोग डे टू डे हम लोग को प्रोवाइड कराती रहती है। एक और बहुत कॉमन सी बीमारी गर्मी में होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो घमौरियाँ लोगों को काफ़ी परेशान करती हैं। उसके इचिंग और जलन से काफ़ी लोग परेशान होते हैं, खासकर छोटे बच्चे भी। उससे कैसे निजात पा सकते हैं? सही कहा, खास करके विशेषकर बच्चे, खासकर स्कूल गोइंग गर्ल बॉयज जो है 12 से 13 वर्ष के उम्र के बच्चे या छोटे बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसमें जिसे कि हम मेडिकल टर्म में मिलीटिया रूब्रा कहते हैं, एक सामान्य बीमारी है, और इसके लिए हम टेलिकॉम पाउडर सजेस्ट करते हैं। सामान्य अगर वो नहीं है तो बचाव के लिए सामान्य टेलिकॉम पाउडर, अगर हो गई है तो मेडिकेटेड टेलिकॉम पाउडर उसको लगाएंगे। और मेडिकेटेड में जैसे क्लोट्रिमाजोल के पाउडर आते हैं, फ्लुकोनाजोल के पाउडर आते हैं मेडिकेटेड, वो यूज करें। और रात में उसको कैलामाइन का लोशन, जिंक ऑक्साइड का बना हुआ रहता है कैलामाइन, जो कि जनरल महिलाएं भी यूज करती हैं चेहरे पर लगाने के लिए, तो वो उससे बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है और वो ठीक हो जाता है। साथ में अगर इचिंग हो तो कोई भी एज के अनुसार एंटी एलर्जिक दवा हम सजेस्ट करेंगे। एक और समस्या इन दिनों कॉमन देखी जाती है कईयों में, उसे जो स्किन आपके हाथों और पैर से निकलते हैं, जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मी आनी शुरू होती है या गर्मी जब शबाब पर होती है तो हाथों से स्किन निकलने लगती है, पैरों से स्किन निकलने लगती है, शायद अपरस भी उसे कहते हैं। तो ये क्यों होता है और इससे कैसे निदान मिल सकता है? क्योंकि ये हर सीज़न जैसे चेंज होता है, जिनको होता है तो वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कई बार तो फटकर खून भी आने लगता है। आपने सही कहा। अभी बहुतायत मैं पेशेंट देख रहा हूँ कि जिसे आम भाषा में यहाँ अपरस बोलते हैं, मतलब स्किन पीलिंग होती है, छूटने लगता है, क्रैक होने लगते हैं, खास करके पाम और सोलर एरिया, प्लैंटर एरिया। तो जिससे कि सामान्य तो थोड़ा बहुत तो सभी को होता है, वो पेनफुल नहीं होता, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा होती है और उनका स्किन सेंसिटिव हो जाता है,
बोलती है कितना पीलिंग होती है कि फिर वो जलन होने लगती है, पानी छूता हूँ या छूती हूँ तो जलन होने लगती है, पैर में भी काफ़ी जो है कि नहीं वो सॉफ्ट हो जाता है पीलिंग होने से, और फिर वो चुभन होने लगती है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस टर्म में कहते हैं, मतलब कि एक बना हुआ होता है जो हमारा डर्मिस है, लेयर है, एपिडर्मिस डर्मिस स्किन का जो लेयर है, उस लेयर में पूरा उसको पोषण देने के लिए सेरामाइड होते हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन देते हैं, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के कारण से जो है कि नहीं ऊपर का जो लेयर वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण से सेंसिटिव हो जाता है और पीलिंग होने लगती है। अब रही बात कि बचाव के लिए है कि जहां तक हो सके हम कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, सबसे कॉमन और आसानी से उपलब्ध होने वाला है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, उसको हम यूज करें, और ओरली खाने के लिए जो कि न्यूट्रिशन देता है विटामिन ई कैप्सूल यूबियन 400 एक खाएं, या ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कैप्सूल आती है जो कि फिश ऑयल से मिलता है, तो उसको ये बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब के कोई भी खा सकता अगर जिससे प्रॉब्लम है। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाने से कोई हानि। हाँ, एज के अनुसार जैसे है ये, मगर उम्र के अनुसार से एडल्ट के लिए जो हमने ड्यूर देता है वो है, जैसे विटामिन ई अगर छोटे बच्चे 200 का खाएंगे, एडल्ट है तो 400 का खाएंगे, तो उसको खा करके, और हम कोई भी सोप खा सके हार से यूज ना करें, मतलब मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करें, जैसे सबसे मार्केट में अवेलेबल है कॉमन में पियर्स, डव, इस ढंग के मॉइस्चराइजिंग सोप हम यूज कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। और कई छोटे बच्चों में स्किन में वाइट स्पॉट हो जाते हैं, स्किन उखड़ने लगती है, उसमें भी वो भी क्या यही सिम्टम्स है, विटामिन उसमें भी देना होगा? नहीं, जैसे देखिए खासकर चीक्स में एरिया में वाइट पैचेज टाइप के हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, पेशेंट के पेरेंट जो है वरी होके आते हैं कहीं सर वो वाला तो नहीं है, वो वाला मतलब उनका अभिप्राय विटिलिगो या ट्रिकोडर्मा से होता है, तो वो ऐसा नहीं होता। जनरली वर्म इन्फेस्टेशन सबसे बड़ा इसका कारण है। वर्म इन्फेस्टेशन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब कहें तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है कारण। तो वर्म इन्फेस्टेशन कॉमन है बच्चों में, क्योंकि वो क्लीन कितना भी कहो तो नहीं रह पाते, हाथ धो प्रॉपर वे में नहीं धोते, जिससे वर्म इन्फेस्टेशन हो ही जाता है। मिठाई ज्यादा खाते हैं, तो जिसके कारण से हम लोग उस पर ट्रीटमेंट में वही करते हैं कि एक तो डिवॉर्मिंग कराते हैं, एक मल्टीविटामिन की टेबलेट या सिरप जैसा उम्र रहा उस हिसाब से देते हैं, और लगाने के लिए हम एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साथ में एंटीबैक्टीरियल मिला हुआ ऑइंटमेंट क्रीम सजेस्ट करते हैं, जिसे लगाने से वो प्रॉपर 10 से 15 दिन में वो ठीक हो जाता है। और पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अच्छा क्वालिटी का सोप यूज करें। हाँ, ये भी एक रीज़न है कि स्किन ड्राई होती है तो उसकी वजह से भी कई बीमारी होती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में भी देखा जाता है जो हम फैन के नीचे बहुत देर तक रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो स्किन ड्राई जैसी होने लगती है, तो क्या इससे भी कई बीमारियां हो सकती हैं स्किन की? ये सबसे बड़ी बेसिक चीज जान लें, स्किन का ड्राई होना ही बीमारी को उत्पन्न करना है। स्किन को नरिश हमेशा करते रहना चाहिए, स्किन को सॉफ्ट रखना चाहिए। जो भी अगर ड्राई होगी स्किन में रैप्चर होगा, जो हमने कहा ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होगा, रैप्चर होगा, जनरली फिर इरिटेशन होगा, वो इरिटेशन जहाँ होगा बीचिंग करेंगे, खुजलाएंगे, जो भी होगा स्किन रैप्चर होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, फिर तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए हमें कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर, बाय बर्थ स्किन 3 टाइप का होता है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, ये बेसिक चीज जान लें। अपने स्किन की टेक्सचर के अनुसार ही उस चीज को प्रयोग करें। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जो नॉर्मल है उनको भी ड्राई हो रही है, तो आपको आफ्टर बाथ बिल्कुल मॉइस्चराइजर कोई अच्छा से यूज करना है, और रात में सोने समय चेहरा धोकर यूज करना है। साथ में नहाने से पहले सबसे ज्यादा वाटर लॉस होता है जब हम बाथिंग लेते हैं, तो उससे पहले हम कोई बढ़िया सा ऑलिव ऑयल गर्मी के दिन में सजेस्ट करता हूँ कि उससे मालिश करें, खास करके हाथ और पैर, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ये ज्यादा ड्राई होते हैं, तो उससे मालिश करें। 2 फायदा होगा, एक तो ऑयल एक हमारा कवर करेगा जो बाहर के दुष्प्रभाव से हमें बचाएगा, दूसरा मालिश करने से हमारा जो ब्लड का फ्लो स्किन में बढ़िया होगा, जिससे कि हमें नरिशमेंट मिलेगा। चलिए, तो अच्छी बात आपने डॉक्टर बताई है। लेकिन क्या गर्मियों में भी डैंड्रफ की शिकायतें बढ़ जाती हैं? अमूमन ठंड में ये होता है, लेकिन गर्मी में भी कई लोगों को डैंड्रफ होती है। ये भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल का कि मौसम चेंज होने के साथ ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं? हाँ, जैसे बाहर गर्मी के मौसम में अगर हम खास करके ऐसे कर्मी जो कि मीडिया में मार्केटिंग में है, वो फील्ड वर्क उनका ज्यादा होता है, बहुत देर तक हेलमेट लगाए हुए हैं, पानी में उनको फुर्सत नहीं मिलती, स्वेटिंग होती रहती है, डस्ट बैठता रहता है, जिसके कारण से भी डैंड्रफ हो जाते हैं। और गंदगी होती है, अगर ज्यादा वो शैम्पू करते हैं तो बाल ड्राई हो जाता है, नहीं करते हैं तो गंदगी होती है।
तो उसमें वही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो शैम्पू करें, लेकिन शैम्पू करने से पहले एक प्रॉपर हेयर ऑयल जो भी कोकोनट ऑयल है सिंपल, बिना सेंटेड नहीं, क्योंकि सेंटेड भी कभी एलर्जी कॉज कर सकती है। तो सिंपल कोकोनट ऑयल किसी भी कंपनी का हो वो यूज करें, मसाज करें 2 घंटे पहले, उसका शैम्पू करें प्रॉपर वे में। और अगर ज़्यादा ड्राई है तो कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हैं, नेचुरल वे में भी या सिंथेटिक भी। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, लेकिन कब हमें सचेत हो जाना चाहिए डॉक्टर? क्योंकि आजकल कोई ऐसा नहीं जो ये ना कहे कि उसके बाल नहीं झड़ रहे, तो ये बाउंड्री पर कब ये बताता है, ये अलार्मिंग स्टेज कौन सा होता है कि हमें फिर डॉक्टर का रुख करना चाहिए? देखिए 2, 4, 5 अगर कॉम में आते हैं तो ये कॉमन है, वो तो आएंगे ही खास। लेकिन अगर हम शैम्पू कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारी आ रहे हैं, या पीलो में अगर दिख रहा है, इट मीन्स कि ये अलार्मिंग पोजीशन है, इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो वहां पर इससे भी सबसे पहले हम लोग रूल आउट करते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं है, यानी जो पेशेंट है या व्यक्ति है पुरुष हो या महिला, उसमें खान पान में कहीं पोषक तत्वों की कमी तो नहीं हो रही है। और पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो सब कुछ खा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अपडेट है वो और न्यूट्रिशनल सारा चीज ले रहे हैं, लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो भी उन्हें डिफिशियंसी रहेगी। तो वो चीज देखना पड़ता है पर्सन टू पर्सन की किस वजह से हो रही है, मतलब किसी वजह से हो उसको ब्रेक करना है कि प्रॉपर उनको प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो करेक्ट करना है, ताकि वो तभी हमें फायदा होगा, पूरा डाइजेस्ट होगा तो, और उसको करेक्ट करना है। और उसके बाद भी अगर झड़ रहे हैं बाल तो हमें फिर नेचुरली है कि फिर अन्य सोर्सों को पता चलना होगा, बाहर कारणों किसी बीमारी का वो इंडिकेशन भी हो सकता है। जैसे सबसे कॉमन है टाइफाइड के बाद होना, डिलीवरी के बाद महिलाओं में होना, या कोई प्रोलॉन्ग इलनेस से कोई बड़ी ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब उसमें बाल झड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या खुद से बायोटिन टैबलेट्स लिया जा सकता है? नहीं, जो नेचुरली अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर की ही सलाह से ही आप ठीक हो गए होंगे। टाइफाइड हुआ या मेजर ऑपरेशन हुआ तो उसी समय उन्हीं डॉक्टर से जिनसे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनसे ही बोले कि सर हमारे कोई ऐसा सप्लीमेंट जो है कि नहीं दे दें, तो लगाने का भी देंगे, खाने का भी देंगे। और डॉक्टर ऐसे कई और सवाल हैं जो लगातार लोग पूछते हैं। स्किन पे ब्लैक पैचेस भी कई बार होते हैं, कई फेस में होते हैं, हाथ में होते हैं, इसका रीजन क्या होता है? हाँ, जैसे कि झारखंड में खास करके मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत रहा है कि बहुत ज्यादा बहुतायत रूप में मिलता है, चीक एरिया में, नोज के एरिया में, लिप्स के नीचे। इसे हम मेडिकल टर्म में मेलाज्मा बोलते हैं और कॉमन इंग्लिश में ब्लेमिशेस बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा 2 कारण है। तो बाहरी कारण में हम कहेंगे पॉल्यूशन, दूसरा सनरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और अंदरूनी कारण में हमारे विटामिन ए, ई, सी और मिनरल्स की डिफिशियंसी। और विटामिन ए, ई, सी का सोर्स है हमारे सैलेड, गाजर, जैसे बीटा कैरोटीन, गाजर बड़ा सोर्स है, टमाटर लाइकोपीन है उसमें, विटामिन सी का जितने सिट्रस फ्रूट है वो है। तो जिनमें कुछ लोगों को मिलता है कि बहुत कुछ खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन वो कच्चा चीज नहीं खाते। कच्चा चीज मतलब जो सलाद है, स्प्राउट है या सीजनल फ्रूट है वो नहीं खाते, तो उनमें डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण से भी ये होता है। तो ये चीज को देखना होता है पर्सन टू पर्सन। मेनली पेशेंट सोचते हैं कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, एक अच्छी सी क्रीम खा सके महिलाएं, एक क्रीम लिखेंगे और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसी में होता है कि क्रीम जब लगाती है तत्कालिक लाभ मिलता है, फिर छोड़ देती है, फिर वैसा हो जाता है। इसलिए उसको थॉरली क्रीम तो देता हुई हूँ मैं, क्या सभी डॉक्टर, लेकिन जो दवाएं लिखते हैं, जो मल्टीविटामिन देते हैं या जो फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि ये आप अपने डाइट में मेंशन कीजिए, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यानी जो भी त्वचा संबंधी रोग है वो आपके डाइट पर ही निर्भर करती है और डाइट को हमें करेक्ट करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉमन प्रॉब्लम गर्मी के दिन में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है लोगों में, और ऐसे एरिया जो छिपे हुए होते हैं जहाँ पर पसीना बहुत जमता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रिकॉशन के तौर पे पहले से वहाँ पर कोई ऐसा डस्टिंग पाउडर या फिर कुछ और उपाय किया जा सकता है? हाँ, जैसा सही कहा आपने, खास करके जैसे जो जिनका ड्यूटी आवर बहुत लंबा है, सुबह 9 बजे निकल गए, रात में 7 बजे आए, तो बहुत देर तक वो एक ही कपड़ा पहने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली है कि वहाँ पर जहाँ ग्रोइन एरिया है, जहाँ भी फ्लक्सर एरिया है, जहाँ पसीना आर्मपिट है, वहाँ पर पसीना आएगा ही आएगा। तो नेचुरली कि जहाँ ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर फंगस होने का
चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिकॉशन के रूप में मैं, जैसा आपने कहा, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर सजेस्ट करूंगा प्रिकॉशन के लिए कि न हो। तो वो वहां पर वो डस्टिंग पाउडर क्लोट्रिमाजोल है, फ्लुकोनाजोल है, और भी बहुत सारे जो भी एंटी फंगल पाउडर आते हैं उसकी डस्टिंग करें, और एंटी फंगल सोप भी यूज कर सकते हैं प्रयोग में लाए। लेकिन अगर हो जाता है, अगर किसी वजह से प्रिकॉशन के बाद भी, तो मैं सलाह दूंगा कि अपने मन से कोई प्रयोग न करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही फिर उसका ट्रीटमेंट करें। कई बार ये बढ़कर बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगता है। हाँ, अगर अपने से आप कुछ उपाय कर रहे हैं तो जी, इसलिए कि बहुत सारे मार्केट में स्टेरॉइड मिले हुए क्रीम आते हैं जो एंटी फंगल तो हैं, लेकिन साथ में स्टेरॉइड दे दिए। स्टेरॉइड का प्रयोग जो है हम लोग भी करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड का प्रयोग कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, एब्रप्टली बंद करना है, ये डॉक्टर ही जानता है। तो स्टेरॉइड के साथ क्या इंस्टेंट तो रिलीफ मिलता है, लेकिन विड्रॉल सिम्टम आने लगते, जैसे बंद करते हैं और फ्लेयर अप हो जाता है, यही दिक्कत है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि त्वचा और स्किन का ही हिस्सा है नाखून, तो क्या नेल्स भी बताते हैं कि वो कब बीमारी के शिकार होने या हमारी बॉडी में क्या बीमारी हो रही है? नेल्स में कुछ अगर अलग सा दिख रहा है, आपके नाखूनों में कोई अलग आकार, आकृति या फिर टेढ़े हो रहे हैं, तो क्या ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, डॉक्टर पास जाना चाहिए? जी, जैसे कॉमन है ब्रिटल नेल्स, उसमें लाइनिंग जैसे हो जाती है, चिकनापन खत्म हो जाता है, खुरदरापन आ जाता है, ये संकेत करता है कि आपकी विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है, स्पेशली विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। तो और कैल्शियम की डिफिशियंसी भी इंगित करता है। पहले जैसे कि हम लोग छोटे थे, देखते थे डॉक्टर के पास, तो जीभ दिखाइए, नाखून दिखाइए, आँख के नीचे भी पकड़ कर देखते थे कॉमन सभी को। तो ये इंडिकेशन तो है ही। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नाखून के भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो कि बहुत पेनफुल हो सकते हैं। जैसे कॉमन है गृहिणियों में, या ऐसी जो महिलाएं या पुरुष जो कि मजदूर वर्क करते हैं और हाथों का काम उनका ज्यादा है, रगड़ खाते हैं, तो उसमें में पेरोंकिया एक बीमारी है जिसमें फंगल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नाखून के जहाँ ज्वाइंट है वहां पर बहुत पेनफुल स्थिति हो जाती है, बहुत जलन होती है, वैसे आता है। तो उसमें हम लोग दोनों दवाओं का प्रयोग करते हैं, एंटी फंगल भी देते हैं और एंटीबायोटिक भी खाने के लिए देते हैं, साथ में एंटी एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं, तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। ये कहा डॉक्टर आपने, तो कॉर्न की याद आई। आजकल पैरों में, बच्चों में या बड़ों में भी कई बार होता है, और ये कहा जाता है कि शायद जूते चप्पल सही नहीं पहने तो वो कॉर्न भी बहुत तकलीफ देता है। तो क्या वाकई जूते चप्पल सही नहीं होने की वजह से, कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से कॉर्न की समस्या होती है, जिसे गोखुर भी कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। इसका यही बात मैं बार बार पेशेंट को समझाता हूँ कि बाकी ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन जब तक वो करेक्ट नहीं करेंगे, जूते चप्पल अपने सही से नहीं पहनेंगे, जो कि उनको बार बार ये समस्या आएगी। वो ठीक होगा। तो चयन में क्या ध्यान रखना चाहिए? चयन में बताना चाहूंगा कि गद्देदार, मुलायम, कुशन वाले ऐसे चप्पल पहने, चाहे वो कहीं के भी, घर में भी जो ऐसे चप्पल पहने जो कि थोड़े नर्म हो और हार्ड ना हो, और बाहर में भी जो पहने ऐसे जो चप्पल जो कि मिलते हैं अब तो बाटा में, और भी जो कंपनियां हैं वो सब बनाती हैं, डॉक्टर्स करके बनाती हैं, तो उसका प्रयोग करें, तभी वो परमानेंट ठीक होगा, एक बार करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो क्या है कि वो एक बार ठीक करूंगा उसे, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर ठीक करूंगा, तो फिर दोबारा हो जाएगा। ठीक कैसे होगा? कॉर्न टेप भी आता है, कॉर्न टेप जैसे कॉमन है वो मिलता है, तो वो उससे सामान्य छोटे मोटे तो है ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसे भी ऑपरेट करना पड़ता है। हाँ, उसमें एक लोशन आता है, उसको लगा करके हम बोलते हैं कि कॉर्न टेप लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। तो क्या है, अंदर से वो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है वो निकलता है, जिसको कि हम कहते हैं पेशेंट को कि ब्लेड से सिंपल ऊपरी एरिया में काट दें और फिर लगा के फिर कॉर्न टेप से उसको टेप कर दें। इस तरह से प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है, उसके बाद वो आमूल रूप से वो खत्म हो जाता है। साथ में अगर वो जो मैंने बताया कि चप्पल का सही प्रयोग करते हैं, खाली पैर नहीं चलते हैं, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब आपने बताई। एक और सवाल डॉक्टर साहब, क्या बाल्डनेस का उपाय है? लोग बहुत पैसा फेंकते हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल स्किन से गायब होते जा रहे हैं, ऐसे में क्या ये जो पैसों की बर्बादी बेतहाशा दवाइयों के पीछे लोग कर रहे हैं, सही हो पाता है? क्या बाल्डनेस का उपाय है? बाल्डनेस, हाँ, जैसा बील पैटर्न बाल्डनेस जो है आपने कहा, इसका कि मेडिकल टर्म में हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है
और देखा गया है कि बड़े बड़े स्टार भी जो है कि नहीं, यहाँ पर ये भ्रम होता है कि भाई जब उनका नहीं ठीक करा पाए तो किसी चीज की कमी थी, उन्होंने बाद में हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो इसमें क्या है कि हार्मोनल डिफिशियंसी, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण ये जो होता है, इसलिए हम इसमें दावे के साथ नहीं कह सकता कि इनको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनको नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए हम लोग पहले ही आगाह कर देते हैं पेशेंट को कि देखिए इतने इतने चांसेज हैं, जैसे से मैं ट्रीटमेंट करूंगा। ऐसा भी नहीं कि भाई साल भर आप खाते रहे, सुधार होगा तो मैं इंगित कर दूंगा कि हाँ आप आगे बढ़े, अन्यथा छोड़ दें। तो जैसे कम एज में है, यंग है, उनको कोई और बीमारी नहीं है, डायबिटीज, शुगर और कोई बीमारी तरह की नहीं है, तो उस पर अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन अगर उनका एज ज्यादा है या और कोई बीमारी ऐसी है तो जिसमें नहीं भी मिलता है। और डॉक्टर साहब, अब वक्त भी हो चला है, लेकिन जाते जाते चूंकि गर्मी का मौसम है, क्या टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे उनकी स्किन हेल्दी रहे? गर्मी के मौसम में सबसे पहले हाइड्रेट रहें। इन जनरल भी हमेशा खाने पर कम ध्यान दें, पीने पर ध्यान दें, और साथ में कैरी करें कोई भी जूस हो, फ्रूट जूस हो, ग्लूकोन डी हो, जिस रूप में नींबू पानी हो, और ताजे फल खास करके जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी मिलता रहे, वो कैरी करें। और चेहरे को साफ सफाई रखें, और सबसे पहले है सन स्क्रीन अच्छा ये प्रयोग करें, चाहे आप फील्ड वर्क में हो या ऑफिस वर्क में हो। ऐसा ना समझे कि धूप में है तभी सन स्क्रीन है, आप अगर धूप से गल तो भी रेडिएशन होता है। इसलिए सन स्क्रीन का प्रयोग जरूर अवश्य करें। अच्छे सोप का प्रयोग करें या फेस वॉश जो भी हो, अच्छे क्वालिटी का प्रयोग करें, और हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में यार इतनी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा, और गर्मियों में वो अपनी स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं ये उन्हें पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हेलो डॉक्टर में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।